एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। माई सेल्फ मंजला। आज के इस वीडियो में हम इंडिया पाकिस्तान के जो भी वॉर हुए थे उन सभी के बारे में हम बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 4 वॉर्स हुए थे। 1947, 1965, 1971 में, 1999 में। ओके, इनमें से 1947 और 65 और 1999 ये तीनों ही कश्मीर के इश्यू के ऊपर कनेक्टेड है। ठीक है, 1997 लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश से कनेक्टेड है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, 1947 वॉर। 1947 वॉर जो है दैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज द फर्स्ट कश्मीर वॉर। 22 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। अच्छा, बिफोर डिस्कसिंग दैट थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो उस टाइम पे 2 तरह के सिस्टम्स इस्टेब्लिश थे। एक तरफ था ब्रिटिश प्रोविंस और दूसरी तरफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जा रहे थे वो बेसिकली इन सारे रीजन पे जो रूल कर रहे थे वो छोड़ के जा रहे थे। ठीक है, जो रेड कलर पार्ट है, येलो कलर में बेसिकली यहाँ पर प्रिंस रूल कर रहे थे। ओके, तो ये येलो कलर पार्ट जो रीजन जो है उन्होंने ये ब्रिटिशर्स के साथ काइंड ऑफ उनके साथ जो डॉक्ट्रिन था, जो भी उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ था, तो उन्होंने ये अडॉप्ट किया हुआ था दैट ब्रिटिश जो है वो एक पैरामाउंट है, वो एक सुप्रीम अथॉरिटी है। ठीक है, तो स्टेट्स अब वो ये माने हुए थे कि वो सारे ब्रिटिशर्स के अंडर में है। ओके, इसीलिए हम यहाँ पर किंग कौन हुआ? अगर ब्रिटिशर्स सुप्रीम है तो ऑब्वियसली किंग तो ब्रिटिश हुआ ना। एंड सारे जो स्टेट्स है दे आर जैसे किंग का बेटा प्रिंस, प्रिंस नीचे किंग के बाद आता है। ओके, तो सेम वे अगर ब्रिटिशर्स यहाँ पर किंग है तो ऑब्वियसली यहाँ जो स्टेट्स हुए दे आर लाइक वो राजा के बेटे हैं। ओके, तो उस सेंस में वो प्रिंसली स्टेट हुए। ठीक है, तो एक लेवल नीचे हुआ। राइट, सो यहाँ पर ब्रिटिशर्स जब इंडिया छोड़ के जा रहे थे उन्होंने ये कहा इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को कि आपकी अब मर्जी है, आप चाहे पाकिस्तान की तरफ चले जाओ और या फिर इंडिया की तरफ, और आप इंडिपेंडेंटली रहो, इट्स अप टू यू। ओके, सो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो रहा था तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू, जो भी हमारे प्रोमिनेंट उस टाइम पे लीडर जो थे, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि इन सारे स्टेट्स को इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर सकें। ओके, तो उनमें से जम्मू एंड कश्मीर जो था ये कैसा हैदराबाद था, जूनागढ़ था। ओके, ये 3 मेन डिफरेंट ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आ रहा था। और भी एक आध प्लेसेस थे बट मैं जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रही हूँ। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर जो महाराजा हरि सिंह जो थे वो रेडी नहीं थे कि वो पाकिस्तान की तरफ जाए ना ही इंडिया की तरफ। वो ये चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट रहे ना। पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं जाएंगे? बिकॉज पाकिस्तान में पॉपुलेशन जो है वहाँ के ऑफ कोर्स एक इस्लामिक स्टेट उन्होंने अडॉप्ट किया, मुस्लिम डोमिनेटेड है। राइट, और महाराजा हरि सिंह वो हिंदू रूलर है। ऑफ कोर्स वहाँ पर अगर वो मर्ज करेंगे तो ऑब्वियसली हिंदू रूलर को रूल नहीं करने देंगे वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में। राइट, और जम्मू एंड कश्मीर का जो पॉपुलेशन है मेजॉरिटी मुस्लिम है। ओके, अगर महाराजा हरि सिंह वो इंडिया के साथ मर्ज होंगे तो ऑब्वियसली इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री अडॉप्ट करेगा, प्रिंसिपल फॉलो करेगा, तो वहाँ पर ये महाराजा वाला रूल तो रहेगा नहीं, तो वहाँ पर भी नहीं रूल करने का चांस नहीं मिलेगा। सो महाराजा हरि सिंह ने डिसाइड किया दैट ही विल नॉट मर्ज विथ पाकिस्तान और इधर विथ इंडिया, तो वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। ओके, उस टाइम के जो हमारे वाइस रॉय थे माउंट बैटन, उन्होंने ये एडवाइस भी किया था महाराजा हरि सिंह को कि आप डिसाइड करो या तो पाकिस्तान की तरफ जाओ या इंडिया की तरफ, आप इस तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल। राइट, 2 दुश्मन के बीच में आप नहीं रह सकते हो, एक तरफ इंडिया है एक तरफ पाकिस्तान है, 2 ऐसे डिस्प्यूटेड, दुश्मन वर्ड प्रॉपर नहीं होगा, डिस्प्यूटेड जहाँ पर लैंड टेरिटरी है वहाँ पर इस तरीके से सर्वाइव करना इंडिपेंडेंटली इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो महाराजा हरि सिंह ने डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो पाकिस्तान और इंडिया तक नहीं जाएंगे। बट फाइनली ये हुआ 1947 में 22 अक्टूबर। उस टाइम के जो मुस्लिम लीग, मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने। ओके, तो अल्टीमेटली ये हुआ, पाकिस्तान के कुछ ट्राइबल मिलिशियाज थे बेसिकली, वो आई मीन वो ऑफिसर्स नहीं है जो ट्रेंड ऑफिसर्स है, बेसिकली ट्राइबल ग्रुप्स के थ्रू वहाँ पर कश्मीर में इन्वेड किया। ओके, कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा जो ट्राइबल मलेशियाज़ है उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया, रीजन को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट किया। ओके, और इरेगुलर जो पाकिस्तान फोर्सेस थे, राइट, उन्होंने भी अटैक करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे फिर पाकिस्तान के जो प्रॉपर आर्मी फोर्स है उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया।
तो नियर मेन उनका मोटिव यही था कि श्रीनगर वगैरह को कंट्रोल करना, बारामूला को कंट्रोल करना। ओके, सो यहाँ पर बारामूला में भी उन्होंने कंट्रोल किया, श्रीनगर में भी कंट्रोल करने लगे थे। बारामूला में बहुत ज़्यादा उन्होंने गलत चीज़ें भी किया था, बहुत ही हॉरिबल चीज़ें किया था वहाँ पर, ठीक है। तो महाराजा हरि सिंह ने फाइनली जाके उन्होंने ये डिसाइड किया कि दैट वो इंडिया से अब हेल्प लेंगे, ठीक है। इंडिया से उन्होंने मदद मांगा और इंडिया ने सोचा कि क्या इंडिया को हेल्प करना चाहिए महाराजा हरि सिंह को। तो उस टाइम पे वाइस रॉय जो थे माउंट बैटन, उन्होंने एडवाइस किया था इंडिया को, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड नेहरू जी सब बात कर रहे थे। उन्होंने ये बोला कि आप जम्मू एंड कश्मीर को तभी हेल्प कर सकते हो अगर वो एक इंडिया का पार्ट हो, राइट। तो जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी तो अभी तो फॉर द टाइम बिंग उसने ना ही पाकिस्तान को ज्वाइन किया ना ही इंडिया को ज्वाइन किया, तो एक तरीके से वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इंडिया उसको अपना कंट्री का पार्ट बनाया बिना अगर वो उसको हेल्प करता है, वहाँ उसके पर्टिकुलर लैंड में जाके वहाँ पर फाइट करता है, तो ये इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इंडिया का क्रिटिसिज्म होगा, ओके। क्योंकि सो इसलिए महाराजा हरि सिंह को ये कहा गया था कि वो पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करें, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, एक फॉर्मल पेपर जिसमें वो लिखेंगे कि दैट यू नो दैट ही इज एज द महाराजा ऑफ हरि सिंह ऑफ महाराजा हरि सिंह ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं और इसमें पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा होगा। अगर उसमें वो साइन करेंगे उसके बाद ये माना जाएगा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट बन चुका है, ओके। तो फाइनली महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर जो था वो इंडिया का पार्ट बना। जैसे ही उन्होंने साइन कर दिया था, ही साइंड ऑन 26 अक्टूबर, 22 अक्टूबर को अटैक स्टार्ट हुआ था बाय द ट्राइबल मलेशिया ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने साइन किया। उसके बाद नेक्स्ट ही डे इंडियन जो आर्मी जो था वो वहाँ पर गए, उन्होंने फाइट किया, ठीक है। देखो इनिशियली जो वॉर जो था पाकिस्तान के ट्राइबल मलेशिया और वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के जो फोर्स जो था अंडर दी महाराजा हरि सिंह, उनके बीच में ये लड़ाई हो रहा था। और जैसे ही इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने साइन कर दिया था, उसके बाद ऑब्वियसली इंडिया ने अपने ट्रूप सेंड किए थे वहाँ पर, फिर स्ट्रॉन्ग फाइट हुआ और इंडिया ने काफ़ी रीजन को जिन्होंने ऑक्यूपाई किया था उन्होंने रिकैप्चर कर लिया था इंडिया ने, ओके। और फाइनली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक फॉर्मल सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था ऑन 31 दिसंबर 1948, ओके। और 1 जनवरी 1949 से ये फैक्ट्री में हो गया। सीज फायर एग्रीमेंट का इसका मतलब ये होता है कि एग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग विद ईच अदर, ओके। ये सीज फायर एग्रीमेंट होता है कि वो अब वो डिसाइड उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि वो फाइट नहीं करेंगे, ओके। वहाँ पर जो भी वो फाइट कर रहे थे वो रोक देंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था। अब एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पर ये मैटर को जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में लेके चले गए थे, तो थोड़ा सा वो एक क्रिटिसिज्म भी होता है, ओके। देखो यहाँ इस वॉर का रिजल्ट क्या हुआ, सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ और फाइनली जैसे कि महाराजा हरि सिंह ने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, तो जम्मू एंड कश्मीर जो था वो इंडिया का पार्ट बन चुका था, ओके। और यहाँ पर जो सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था वो वॉर को कि वो रोक देंगे, तो कहाँ साइन हुआ था? ऑब्वियसली ये जिन एरिया को पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था वो बन गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये जितना भी ग्रीन रीजन है ये सारा बन गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ओके। तो ये रीजन में इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ था तो ये इंडिया का पार्ट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसे हम कहते हैं LOC। और यहाँ पर जो लाइन है विद चाइना, ये चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ अक्षय चिन्ह, इसको हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ओके। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ज़्यादातर जो इसका नियरली 2/3 रीजन जो ऑफकोर्स इंडिया के कंट्रोल में है लैंड, यहाँ पर 1/3 जो है वो पाकिस्तान के हाथ में चला गया, ठीक है ना। अब 1965 का वॉर डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कॉजेज ऑफ 1965 वॉर। फर्स्ट कॉज तो ये था 1962 में जो इंडिया और चाइना का वॉर था उसमें इंडिया बहुत ही बुरी तरीके से हार गया था। उससे इंडियन सोल्जर जो थे उनका मॉरल बहुत डाउन हुआ एंड पाकिस्तान को ये रियलाइज़ लगा कि दिस इज़ गोल्डन टाइम कि इंडियन सोल्जर जो है वो ऑलरेडी चाइना से हार चुके थे, अब वो मॉरली डाउन है तो वो उनको अटैक कर सकते हैं, उनके पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं होंगे इंडिया के पास। तो ये इस सिचुएशन का वो फ़ायदा उठाना चाह रहे थे पाकिस्तान, फर्स्ट वन। सेकेंड, कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, जैसे USSR एंड USA के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तो USA ने काफ़ी ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ आर्मामेंट्स वेपन्स के थ्रू पाकिस्तान को सपोर्ट किया था।
तो पाकिस्तान का पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग था यहाँ पर। ओके, थर्ड वन, नेहरू जी का डेथ हो गया था 1964 में, जिसके वजह से इंडिया में एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था कि उनके बाद उनके लेगेसी को कौन अडॉप्ट करेगा, कौन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो एक तरीके से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। देन कश्मीर डिस्प्यूट 47 में भी वॉर हुआ था, वो सॉल्व हुआ नहीं था, तो वो कश्मीर डिस्प्यूट वो दोबारा जो है उसको एक तरीके से इसको लड़ना, वो लड़ाई वो दोबारा चाहते थे ताकि वहाँ पर एक कश्मीर जो इशू है वो सॉल्व हो जाए और कश्मीर को अपने कंट्रोल कर ले। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे फॉर दी 1965 वॉर। अच्छा, स्टार्ट कैसे हुआ? सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था, एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट हुआ था सर ग्रीक रीजन में, अप्रैल 1965। लेट मी शो इन द मैप में देखना, ये वाला रीजन है, दिस इज सर ग्रीक। ओके, सर ग्रीक के बारे में डिस्प्यूट डिस्कस करने से पहले मैं उनके बैकग्राउंड में बताना चाहूँगी। पहले ये देख लेना लोकेशन सर ग्रीक का। ठीक है, यहाँ पर है ओवर हियर गुजरात, यहाँ देखो इस तरफ सिंध वाला रीजन है, यहाँ पर नव कच्छ वाला रीजन है। ओके, और इस बिटवीन सर ग्रीक लाइन है। ओके, अच्छा, इसके डिस्प्यूट से पहले सर ग्रीक का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। देखो, सर ग्रीक जो है बेसिकली एक वाटर डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, और सर ग्रीक जो लाइन जो है वो कच्छ रीजन ऑफ इंडियन स्टेट गुजरात को सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान से डिवाइड करता है। देखो, ये है कच्छ रीजन ऑफ गुजरात स्टेट और यहाँ पर सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान को ये सर ग्रीक लाइन जो है उनको डिवाइड करता है। ओके, और हिस्टोरिकली अगर इनका देखें कि सर ग्रीक क्यों कहते हैं, हिस्टोरिकली ये है कि यहाँ पर जो रूलर जो थे सिंध के यहाँ पर, ओके, और कच्छ के यहाँ पर जो रूलर जो थे राव, बहुत बड़ा नेम है, गूगल में सर्च कर लेना। इन दोनों के बीच में बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। यहाँ पर कच्छ जो था वो पहले सिंध का पार्ट था, ये वाला रीजन ये सिंध रीजन का पार्ट था। ओके, बट आफ्टर डिमार्केशन जब वो ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे, वो डिमार्केट किया गया था पूरा एरिया को, तो उस टाइम जो कच्छ जो था उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट बना दिया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी यहाँ था, आज का महाराष्ट्र गुजरात ये सारा मिला के, तो इसका पार्ट बना दिया। पहले ये इनका था। ओके, बट आफ्टर दिस डिमार्केशन ये इनका पार्ट बन चुका है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, राइट। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। इस डिस्प्यूट को जो सॉल्व किया था रूलर ऑफ सिंध और राव ऑफ कच्छ के बीच में डिस्प्यूट जो था यहाँ पर, तो बेसिकली एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे, रिप्रेजेंटेटिव सर ग्रीक ने इनके डिस्प्यूट को सॉल्व किया था, वहाँ से फिर इसको सर ग्रीक कहा गया। ओके, पहले इसको हम कहते थे बैनगंगा। ठीक है ना। ओके, अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, दस सर ग्रीक ये जो रीजन जो एक मार्श लैंड है, मार्श लैंड मतलब सॉफ्ट वेट लैंड है। ओके, यहाँ पर जो लाइन जो है वो बहुत ही क्लियर कट बॉर्डर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले डिस्प्यूट जो था 1965 का छोटा सा माइनर डिस्प्यूट यहाँ पर हुआ था। इस पर्टिकुलर रीजन में इंडिया ये क्लेम करता है, ये जो रेड पार्ट है, रेड लाइन, ये प्रॉपर एक लाइन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ताकि यहाँ जो वाटर फ्लो हो रहा है वो सारा पूरा पार्ट होगा इंडिया का। ओके, पाकिस्तान इस ग्रीन लाइन को मानता है, तो बेसिकली फिर ये सारा जो यहाँ का पार्ट है सर ग्रीक का, ये पाकिस्तान का पार्ट होगा, राइट। तो इस कन्फ्लिक्ट में ये हुआ, यहाँ पर ब्रिटिशर्स इंग्लैंड ब्रिटेन ने भी यहाँ पर मीडिएटिंग रोल प्ले किया था। तो उसमें ये डिसाइड किया कि उस ब्रिटिशर्स ने कहा था कि आप मीडिएटिंग, आप बातचीत करके इसे सॉल्व कर लो, कन्फ्लिक्ट मत करो। तो ऑब्वियसली यहाँ इंडिया रेडी हो गया था कि वो एक तरीके से बातचीत करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, राइट। पाकिस्तान बहुत कॉन्फिडेंट था कि दैट इंडिया जो है यहाँ पर निगोशिएशन करने के लिए वो रेडी हो गया। तो उसको ये लगा कि अगर जम्मू एंड कश्मीर में वो अटैक करते हैं, कुछ वहाँ पर भी ऐसा सिचुएशन होता है, तो डेफिनेटली इंडिया जो है वो रेडी हो जाएगा टू कम टू दी निगोशिएशन टेबल, ताकि वो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, राइट। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने फिर जम्मू एंड कश्मीर में अटैक किया। सबसे पहले ऑपरेशन जिब्राल्टर के थ्रू अगस्त 1965 में अटैक किया। इसके थ्रू मेनली उसने ये किया कि जम्मू एंड कश्मीर में जो मेन स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बहुत सारे जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेस है, वहाँ पर उसने अटैक किया, और ताकि वो चाहते थे कि वहाँ पर एक अनरेस्ट हो जाए और वहाँ के लोग इंडिया के अगेंस्ट हो जाए। बट ऑब्वियसली अब वहाँ पर ये हुआ कि वहाँ के लोग जो थे वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं हुए। ऑपरेशन जिब्राल्टर जो था पाकिस्तान का, वो फेल हो गया। ऑपरेशन उसने फिर ग्रैंड स्लैम स्टार्ट किया सितंबर 1965। इसके थ्रू उसने फुल स्केल्ड अटैक किया था इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू, एंड ऑफ कोर्स इंडिया ने काफ़ी स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया, और उससे फाइनली ये हुआ सीज़ फायर एग्रीमेंट इनके बीच में साइन हुआ 22
सितंबर 1965, बिकॉज जो सुपर पावर जो थे वो नहीं चाहते थे कि इनका कन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से बड़े एस्केलेट हो, और वो चाहते थे कि ये सॉल्व हो जाए, राइट। और दोनों ही साइड ये क्लेम करते हैं, यहाँ पर देखो क्लियर कट इस तरीके से विनर डिक्लेयर नहीं हुआ, यहाँ पर दोनों ही क्लेम करते हैं कि वो विनर्स है। अगर वैसे कुछ एज पर दी डेटा के थ्रू अगर हम देखें तो इंडिया ने नियरली 1800 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑक्यूपाई कर लिया था पाकिस्तान का, एंड पाकिस्तान ने नियरली अराउंड 540 किलोमीटर। ओके, सो ये भी जो किलोमीटर जो मैं मेंशन कर रही हूँ ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होते हैं, बिकॉज पाकिस्तान के डिटेल्स डिफरेंट है, इंडिया के डिफरेंट है, कुछ न्यूट्रल सोर्सेज ये क्लेम करते हैं, राइट। नाउ अब इसी वॉर के पीछे वहाँ पर ताशकंद में एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि ये जो 1965 में वॉर हुआ, जो भी इनके डिस्प्यूट्स है इसे बिल्कुल पीसफुल तरीके से सॉल्व कर ले। तो यहाँ पर यूएसएसआर ने मीडिएटिंग रोल प्ले किया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 10 जनवरी 1966 में एग्रीमेंट हुआ था ताशकंद में। ताशकंद बेसिकली उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है। अच्छा, उज़्बेकिस्तान में क्यों हुआ था? बिकॉज एट दैट टाइम उज़्बेकिस्तान ऑब्वियसली यूएसएसआर का पार्ट था, ठीक है। आज के टाइम पे तो रशिया बन चुका है, बट उस टाइम यूएसएसआर का ही पार्ट था उज़्बेकिस्तान। यू कैन सी हियर इन द मैप, यहाँ पर इंडिया एंड ओवर हियर उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकंद, कैन सी हियर, यहाँ पर है देखो, हियर कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान, ठीक है, कैन सी हियर। अच्छा, ताशकंद में फिर इस डिक्लेरेशन जो एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान यूएसएसआर के मीडिएटिंग रोल के साथ, यहाँ पर डिसाइड किया हुआ। ऑब्वियसली यहाँ डिसाइड ये हुआ कि जो भी उनकी जो पोजीशन है पाकिस्तान और इंडिया, वो अपने उस प्री वॉर से पहले जो उनका बाउंड्री जो था वो उस पर्टिकुलर लोकेशन में चले जाएं। बेसिकली इसका मतलब ये था कि जो भी उन्होंने एरिया ऑक्यूपाई किया था इंडिया और पाकिस्तान ने, वो उस चीज़ को छोड़ दे, वो अपने प्री वॉर से पहले उनका पोजीशन था उस पोजीशन में पहुंच जाए, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर में भी वहाँ पर भी सीज़ फायर लाइन से पहले जो उनका एरिया था वो उसी को ऑक्यूपाई करेंगे, उसके जो भी उन्होंने एक्स्ट्रा एरिया ऑक्यूपाई किया था उसको वो कंडेम कर देंगे यहाँ पर, राइट। और इंटरनल जो भी उनके मैटर्स है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर, बेसिकली पाकिस्तान ने जो भी इंडियन सोल्जर्स को उस टाइम पे वॉर के टाइम पे पकड़ लिया था प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उसको एक्सचेंज करेंगे विद इंडिया। एंड ऑफकोर्स इंडिया ने जो पाकिस्तान के सोल्जर्स को उस टाइम पे पकड़ अपने कंट्रोल कर लिया था वो एक्सचेंज कर देंगे, राइट। एंड देन बायलैटरल रिलेशन को इम्प्रूव करेंगे। और इस टाइम पे ऑब्वियसली यहाँ पर एग्रीमेंट में जो इंडिया की तरफ से गए थे दैट वाज लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी फिर उस दिन ही रात को हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गया था। ओके, पाकिस्तान की तरफ से यहाँ जो लीडर जो थे दैट वाज जनरल अयूब खान। कमिंग टू द थर्ड वॉर 1971। अच्छा, 1971 का वॉर जो है कनेक्टेड विद द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। ओके, यहाँ पर देखना जब इंडिया और पाकिस्तान फॉर्म हुए थे उस टाइम पे दिस वाज वेस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान था। जो ईस्ट पाकिस्तान 1971 वॉर इससे कनेक्टेड है। ओके, सो 1971 में ये हुआ था कि बेसिकली यहाँ पर जो लोग जो थे ईस्ट पाकिस्तान, वो बंगाली उनका लैंग्वेज था, उनका कल्चर डिफरेंट था वेस्ट पाकिस्तान से। यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग पीपल ज़्यादा है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने पाकिस्तान में उर्दू को ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था। तो यहाँ के जो लोग जो थे ईस्ट पाकिस्तान, उन्होंने डिमांड किया था कि बंगाली लैंग्वेज को भी सेकेंड नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दे, बट वेस्ट पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में, यहाँ पर भी जो वेस्ट पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट जो था उसका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस था यहाँ पर। ओके, और उर्दू लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, राइट। 1970 में फर्स्ट टाइम इनका पूरे जो पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली, उसका इलेक्शन हुआ था, जिसमें ऑब्वियसली यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजबिर रहमान जो थे ईस्ट पाकिस्तान के अवामी लीग के लीडर, वो जो थे वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने नियरली ईस्ट पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा सीट्स उन्होंने जीत लिया था। 300 टोटल सीट्स था पाकिस्तान का उस टाइम। ओके, तो रिक्वायर्ड कितना, ऑब्वियसली 151 चाहिए, तो मोर देन दैट 151 से ज़्यादा उन्होंने सीट्स जीत लिया था। तो उनका गवर्नमेंट फॉर्म होना चाहिए फॉर दी, ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान का जो नेशनल असेंबली जो पार्लियामेंट है उसमें गवर्नमेंट जो है वो इस पार्टी का फॉर्म होना चाहिए, अवामी लीग लेड बाय शेख मुजबिर रहमान। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जो जनरल जो थे उस टाइम पे पाकिस्तान में मिलिट्री रूल था, जनरल याया खान, उन्होंने अलाउ नहीं किया कि एक ईस्ट पाकिस्तान का जो पार्टी है वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक गवर्नमेंट फॉर्म करे, राइट। तो इस इलेक्शन में जो रिजल्ट आया था उसमें जो उन्होंने याया खान ने अलाउ नहीं किया, उसके वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और 1965 का जो वॉर हुआ था, अभी हमने डिस्कस किया था, उसमें भी
जनरल आयुब खान जो थे वो ये रेडी थे कि ईस्ट पाकिस्तान अगर हाथ से निकल जाए तो नो प्रॉब्लम, अगर उसकी जगह पे पाकिस्तान ये जम्मू एंड कश्मीर मिल जाता है तो राइट। तो ये उनका जो स्टेटमेंट है, उनका जो ये एटीट्यूड जो था, उसके वजह से भी लोगों के मन में बहुत गुस्सा आया था। देन बोला साइक्लोन हिट हुआ था इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1970 वाले टाइम पीरियड में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो वेस्ट पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था उन्होंने ज़्यादा ऐसा हेल्प प्रोवाइड नहीं किया था ईस्ट पाकिस्तान लोगों के लिए, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। तो ऑब्वियसली इसमें फिर 1971 में वॉर हुआ था जिसमें इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था बांग्लादेश को। देखो बांग्लादेश को इंडिया ने सपोर्ट क्यों किया था, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट जो है इंडिया के टेरिटरी में आ रहे थे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, वेस्ट बंगाल इस वाले रीजन में, राइट। और उसमें फिर काफ़ी इंडिया ने बांग्लादेश के लिबरेशन में सपोर्ट किया था इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स, ओके, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया था। 13 डेज़ का ये वॉर था और इस पर ऑफकोर्स इंडिया जीत गया था और बांग्लादेश नया कंट्री फॉर्म हुआ, ओके। सो ये था 71 वॉर। अब 1999 वॉर। नाउ 1999 कारगिल वॉर। देखो कारगिल वॉर से पहले ये हुआ था, उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में लाहौर गए थे उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो वहाँ पर गए थे पाकिस्तान के साथ। एक लाहौर डिक्लेरेशन एक साइन हुआ था कि वो अब से जो है वो आर्म्स रेस नहीं करेंगे। आर्म्स रेस का मतलब ये कि बेसिकली 1998 में इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था एंड उसी ईयर में फिर पाकिस्तान ने भी फिर न्यूक्लियर टेस्ट किया था। एक तरीके से यहाँ रेसिंग चल रहा है, ठीक है। देन फिर ये भी डिसाइड हुआ कि पीसफुली जो भी डिस्प्यूट्स है, कश्मीर डिस्प्यूट, वट एवर द डिस्प्यूट, वो पीसफुली उन्हें सॉल्व करेंगे, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारी और बातें के ऊपर इसमें डिक्लेरेशन में साइन हुआ था। पर उसके बाद ऑब्वियस ना मई से लेकर जुलाई तक ये कारगिल वॉर हुआ था। कारगिल वॉर यहाँ इस पर्टिकुलर रीजन में हुआ था। यहाँ ध्यान से देखना, ये लाइन जो है दिस इज़ LOC जो 1947 के वॉर के बाद डिक्लेयर हुआ, एंड देन ये LAC जो 1962 के वॉर के बाद इंडिया और चाइना के बीच में डिक्लेयर हुआ, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, ये वाला रीजन जो है दिस इज़ कॉल्ड एक मिनट, दिस वन इज़ कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, इसे कहते हैं, और इसको कहते हैं गिल्टिस्ट बल्तिस्तान, ठीक है। बट पूरा ये जो रीजन जो है दिस इज़ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ओके। सो वॉर जो कारगिल वॉर जो था वो इस पर्टिकुलर लोकेशन में हुआ था, यहाँ LOC के पास, राइट। तो यहाँ पर हुआ क्यों था इस पर्टिकुलर यहाँ पर इस जगह पे जहाँ पर इंडिया के बहुत सारे वहाँ पर पोस्ट बने हुए थे। देन पाकिस्तान ने उसे बेसिकली, देखो यहाँ पर इस तरीके से इंडिया के पोस्ट बने हुए थे, पाकिस्तान ने उसे ऑक्युपाई कर लिया था। एंड देन और फिर देखो वहाँ पर देखो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नियरली समर में भी -15, -20, -10 इस तरीके से वहाँ टेम्परेचर्स होते हैं। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा टाइम होता है कि जहाँ पर आप वहाँ पर अपने उस पोस्ट में नहीं रह सकते हो। तो ऑब्वियसली वहाँ पर जब उसको वहाँ पर इंडियन सोल्जर्स नहीं थे तो पाकिस्तान ने उसे ऑक्युपाई कर लिया था, एंड देन दैट स्पार्क द प्रोटेस्ट और कैन से वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर यहाँ पर इसराइल ने काफ़ी इंडिया को इन टर्म्स ऑफ आर्मामेंट्स इक्विपमेंट्स के थ्रू सपोर्ट किया था। इससे कनेक्टेड 2 ऑपरेशन याद रखना, इंडिया ने लॉन्च किया था, इंडिया ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ऑपरेशन विजय इंडियन आर्मी से कनेक्टेड है एंड ऑपरेशन सफ़ेद सागर एयरफोर्स से कनेक्टेड है, ओके। अच्छा, इस वॉर का इंपॉर्टेंस क्या था कि यहाँ पर था कि देखो 1999 में वॉर हुआ था। 1999 में ऑफकोर्स इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर स्टेट बन चुके हैं, ठीक है। तो एक 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में डायरेक्ट वॉर चल रहा था। एक तो पहली चीज़ वो है। सेकेंड वन, USA एंड वेस्टर्न जो भी कंट्रीज जो थे, यूरोपियन यूनियन वगैरह बहुत सारे, उन सब ने कंडेम किया था कि पाकिस्तान की बहुत एग्रेसिवली उसने इस वॉर में अटैक किया और उसी ने ही इस वॉर को स्टार्ट किया, ठीक है। तो उसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। एंड USA का और इंडिया का जो रिलेशन जो था यहाँ से इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ। इससे पहले ये था कि इंडिया का USA के साथ रिलेशन इतना अच्छा नहीं था क्योंकि उसने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था, तो USA ने काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन भी लगा देता इंडिया के ऊपर। देन USA का काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशन जो था पाकिस्तान के साथ था, राइट। बट इस इंसिडेंट के बाद एक तरीके से यू कैन से इंडिया और USA का रिलेशन जो था काफ़ी इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ, राइट। अच्छा, चारों वॉर्स का एक छोटा सा मैंने यहाँ पर जस्ट प्रोवाइड किया है, देखना। कश्मीर इश्यूज़ देखो 1947 और 65 वॉर जो है और 1999 ये तीनों ही कश्मीर इश्यू के ऊपर कनेक्टेड है। फर्स्ट वाला वॉर जो था उसमें LOC क्रिएट हुआ जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बना, सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ, इसमें यूनाइटेड नेशन का रोल था।
देन 65 में जो वॉर हुआ इसमें भी क्लियर कट कौन विनर है उसमें डिक्लेयर नहीं हुआ, दोनों ही क्लेम करते हैं इस चीज़ के ऊपर। देन 1999 वॉर जो है एंड 1971 ये इंडिया ही जीता था। तो एक तरीके से ये एक लाइन कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लियर कट पाकिस्तान ने कोई वॉर इनमें से नहीं जीता है, राइट। वो अपना क्लेम करते हैं इसका और इसका भी क्लेम करते हुए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 4 वॉर्स। आई होप दिस वन क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।